आती है, लोग ये चाहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक के नाते मुझे सवाल ये आता है कि आखिर कितने लोगों से ये मिले हुए हैं। 135-40 करोड़ का देश है और लोगों के बिहाफ पर इनको बोलने का संवैधानिक अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया है। और वैसे तो हर आदमी तो रियलिटी के इतने रूप गढ़ रहे हैं हम कि हमने जो है रियलिटी समझने का एक ऐसा गुंजलक उत्पन्न कर दिया है जिसमें हर तरह का कंफ्यूजन हो रहा है और क्लैरिटी किसी को नहीं है। और एक कंफ्यूजन भी एक भय का कारण है। बिल्कुल सर, आप आखिर है क्या? सही कहा कि कंफ्यूजन ही भय का कारण है। और हाँ, कंफ्यूजन के कारण न जाने कितने मजदूर यहाँ से, प्रवासी मजदूर गए कि अब हमारा आगे क्या होगा, और उसमें बहुत सारी समस्याएं भी आ रही है। तो सर, आज जो आप हमें बताने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड विषय भी है, समकालीन दौर में तनाव, बेचैनी और चिंता का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। सर के बारे में किसी को भी हमें परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सर, आपके लेक्चर को सबने सुना है और इतना सराहा है कि हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी औपचारिकता के, सर हम सब की ओर से आपको प्रणाम। और सर, आप अपनी बात रखें, क्योंकि हम पहले से ही 15 मिनट लेट हो चुके हैं, 20 मिनट लेट हो चुके हैं। आलोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप का ये कार्यक्रम अच्छा चल रहा है और मुझे वो उत्सुकता थी, इसलिए मैं 11 बजे ही मैं आ गया, कनेक्ट कर लिया। और ये बड़ा सुखद रहा कि मुझे सुनने को मिला। चूँकि साहित्य को मैंने कभी संस्थागत स्तर पे नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत अपने एकेडमिक आवारगी में इधर-उधर पढ़ लिया है, तो कोई उसका मेरे पास जब भी मौका मिलता है मैं जानने की कोशिश करता हूँ। विषय जो आपने मुझे दिया है वो विषय अ, बहुत ही सामयिक है पर बहुत ही खतरनाक भी है। खतरनाक ये है कि इस समय इस विषय पर प्रवचन देने वालों की बाढ़ आई हुई है। समकालीन दौर में मानसिक स्वास्थ्य और तनाव, चिंता, बेचैनी, और इधर जितने वेबिनार हुए हैं उन वेबिनारों में प्रवचन या कथा वाचन वाला जैसा सब कुछ सब लोग कर रहे हैं, जैसे कि सबके पास इस तनाव से निदान करने का फॉर्मूला मिल गया है। कोई आध्यात्म बता रहा है, कोई प्रभु की कृपा बता रहा है, कोई स्वास्थ्य ठीक रखने का रूटीन, हर तरह का जिसको कहते हैं ना सरमनाइजेशन, उपदेश मूलक भाषण जो है। और वही है कि अब हमको आपने चूंकि बुला लिया है बोलने के लिए, तो अब मुझे उपदेश देने का अधिकार प्राप्त हो गया है और मैं आपको बता सकता हूं कि आप अपनी इस हीनता के बोध से कैसे निकल सकते हैं। जैसे कि ये ईश्वर प्रदत्त अधिकार मुझे मिल गया है। तो मैं पहले तो प्रयास ये करूंगा कि उपदेश मूलक शैली में मैं आपको इसके बारे में कोई बात नहीं बताऊं। और बड़ा आखिरी प्रश्न बड़ा रोचक था, जिसको कि समय अभाव के कारण बेचैन जी जो है वो छोड़ दिया उन्होंने, समता और समरसता का। हमारे लिए समता और समरसता का अर्थ ये है कि समता वो है जो बाह्य की स्थितियों के आधार पर आप दो लोगों को बराबर खड़ा करते हैं, नियम बना के खड़ा करते हैं, कानून बना के खड़ा करते हैं, कुछ जड़ताओं को समाप्त करके खड़ा करते हैं। और जब ये भाव अंदर के रस से प्रवाहित होने लगता है कि नहीं, ये कल्पना मेरे अंदर ही आ गई कि सभी बराबर है, सभी सम्य है, सब में एक तरह की समानता है, सभी मनुष्य हैं, सभी भूख प्यास नींद यौन मैथुन इन सबकी समस्याओं से ग्रसित हैं, सबके पास सुख और दुख भोगने की शक्ति है, इसलिए किसी को श्रेष्ठ मानने का कोई हक नहीं है। जब ये भाव आपके अंदर प्रवाहित होने लगे और यही भाव दूसरे में भी आने लगे, तो हमें लगता है कि हम समरसता के करीब पहुंचते हैं। जब अंदर बहने वाला रस समान स्तर का हो जाए, सम हो जाए, होमोजिनस हो जाए, तो वहां पे जाकर के मुझे लगता है कि एक समरसता का भाव होता है। और समता जब बाहर की स्थितियों में आप बराबरी करने लगते हैं या एकता करने लगते हैं, तो वो वहां पर समता आती है। यहाँ पर जो अभी मुझे विषय आपने दिया हुआ है, आधुनिक दौर में समकालीन दौर में चिंता, इस पर एक बहुत सुंदर युक्ति है कि अगर भविष्य न दिख रहा हो, भविष्य समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्रेम करना भी कठिन होता है। क्योंकि सारे सकारात्मक भाव की अवधारणा में भविष्य की एक कल्पना भी है। हम जब फ्यूचर सोच पाते हैं तभी कुछ कर पाते हैं।
अभी जो समझ में आ रहा है वो ये है कि हमें इसका कोई खास फ्यूचर, ये जो समकालीन दौर में तनाव है, इस तनाव का कोई खास भविष्य हमारे सामने दिखता नजर नहीं आ रहा है। जो कुछ भी दिख रहा है उसकी रूपरेखा निहायत ही धुंधली है, निहायत ही जो है उलझी हुई है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम किन मानसिक स्थितियों के या किस तरह के विचारों के या किस तरह के आचरण को अपने अंदर आत्मसात करें। तो ये फ्यूचर को विजुअलाइज कैसे करना है या कैसे कर रहे हैं लोग। ये जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, ये समस्या ऐसा नहीं है कि नई है। ये समस्या के ऊपर बहुत सारे आंकड़े हैं पूरी दुनिया में। और एक आंकड़ा जो 2 साल पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसने आंकड़ा दिया हुआ था कि पूरी दुनिया की आबादी में अधिकतम मृत्यु 2025 से 30 के बीच में मानसिक अवसाद की वजह से होने वाली है, मेंटल डिप्रेशन की वजह से। और ये रोग पेंडेमिक की तरह से ये फैलने वाला है। जैसे अभी हम कोरोना वायरस का एक पेंडेमिक देख रहे हैं, तो उसने बहुत पहले ही कहा था कि डिप्रेशन पेंडेमिक की तरह से, मानसिक अवसाद पेंडेमिक की तरह, चिंताएं और बेचैनी एक तरह की महामारी का रूप लेने वाली हैं, और अन्य रोगों से जितने लोग मरते थे उससे ज्यादा लोग इससे मरेंगे। तो ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इस पेंडेमिक ने, जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है, जो महामारी है, उसने इसकी तीव्रता को और बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा अभिभूत कर दिया है। क्योंकि मनुष्य के पास जो साधन उपलब्ध थे, मानसिक उसके पास जो कौशल उपलब्ध था जीवन जीने का, एकाएक वो सारे कौशल और सारे मानसिक उपलब्धियां उसको अप्रासंगिक लगने लगे हैं। जैसे कल मुझे एक टीचर ने पूछा कि सर, अभी तो हमें क्लास पढ़ाने को कहा जाता है और अभी तक हम बच्चों को ये सिखाने आ रहे थे कि शेयर एंड केयर। खाना नहीं लाया हो, कोई बात नहीं, चलो इसके साथ बांट लेते हैं। कोई किताब भूल गया है, कोई बात नहीं, चलो इसके साथ बांट लेते हैं। और बोला कि ऑनलाइन पढ़ाने में क्या शेयर एंड केयर को हम कैसे पढ़ाएंगे, एक मूल्य की तरह से हम उसको पढ़ा रहे थे ताकि व्यक्ति से व्यक्ति का जुड़ाव बढ़ता रहे। तो क्या शिक्षा की धारा बदलने वाली, ऐसे तमाम तरह के प्रश्न आए दिन जो है मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि कैसे होगा। मेरा जो मैंने उसको उत्तर दिया मैं आपको देता हूँ, और फिर आप इसकी विवेचना कर सकते हैं कि उत्तर ठीक था कि नहीं था। मैंने कहा कि देखो, शेयर और केयर, साझेदारी करना और परवाह करना एक शाश्वत मानवीय मूल्य है, और तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से शाश्वत मूल्यों का क्षरण नहीं होता है। मूल्यों के प्रकट करने की या उनको जीने के मार्ग बदल सकते हैं, पर अंतिम लक्ष्य मूल्य न रहे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यह शाश्वत मूल्य है, ये मूल्य चिरंतन है। इसलिए तुम इसको पढ़ाते रहो, सिर्फ उसका रूप बदल जाएगा, पर ये मनुष्य के दिमाग की बेसिक खुराक है, ये उसको देते रहना चाहिए। तो ये जो मैं उदाहरण इस बात का दे रहा था कि जो बदलता संदर्भ है, इस बदलते संदर्भ में ऐसी हमारी सोच बहुत सारी चीजों को अप्रासंगिक कर दिया है, जिनके ऊपर फिर से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बारे में उपदेशात्मक भाव नहीं लिया करके मैं कोशिश करूंगा कि एकेडमी के एक वैज्ञानिक भाव से ही आपके साथ शेयर करें। अब सवाल ये है कि स्ट्रेस होता कब है और कितनी मात्रा में स्ट्रेस होना खतरनाक है और कितनी मात्रा में स्ट्रेस होना फायदेमंद है, ये भी विचार करने की जरूरत है। स्ट्रेस होता तब है जब हमारे परिवेश की मांग हमारे अपने अंतर्निहित साधनों से ज्यादा की हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हमारे जेब में 1000 रुपए हैं और मेरा खर्चा एकाएक 2500 रुपए का आ जाए, तो मैं तनावग्रस्त में आ जाऊंगा, मैं तनावग्रस्त हो जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपए है और मेरे पास खर्चा 800 रुपए का ही आया हुआ है, तो मुझे तनाव नहीं होगा उसका। जो तनाव होगा वो मैनेजेबल तनाव होगा। लेकिन एकाएक अगर 5000 का खर्चा आ जाए, 10,000 का खर्चा आ जाए, तो ये इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास साधन है और जो हमारी मांग है, साधन रिसोर्सेज के और डिमांड के बीच में अगर बहुत बड़ा गैप हो जाता है, तो हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, हम
तनाव में आ जाएंगे। अभी यही हुआ है कि हमारे ऊपर जो साधन थे जीने के, काम करने के, जो तौर तरीके थे, चाहे वो मजदूरों के पास रहे हों, चाहे वो सरकारों के पास रहे हों, चाहे वो व्यक्तियों के पास रहे हों, परिवारों के पास रहे हों, जितने जीवन जीने के तरीके उसके पास उपलब्ध थे, वो तरीके ऑल ऑफ ए सडन जो डिमांड आ गई, वो सारे तरीके अप्रासंगिक से हो गए कुछ समय के लिए। तो हमें लगा कि अरे ये जो डिमांड हमारे ऊपर प्लेस की जा रही है, इस डिमांड के साथ तो कोप करने के हमारे पास साधन ही नहीं है, हमारे पास नहीं है। और जितना ज्यादा जिसने साधन विहीन अपने आप को महसूस किया, उतना ही ज्यादा वो तनाव में आ गया। तो ये देखने की जरूरत है कि हम अपने डिमांड और अपने रिसोर्सेज के बीच में लगातार एक तरह का संतुलन स्थापित करने का नाम ही शायद जीवन है। आधुनिक संदर्भों में इसको ऐसे ही परिभाषित किया जा सकता है। अब जो स्ट्रेस होता है हमें, या ये आधुनिक युग में स्ट्रेस हो रहा है, उसमें स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है, एक तो है भय का भाव, तो भय के भाव से उत्पन्न चिंता, और भय के साथ ही मिला जुला जो भाव दूसरा आता है, वो आता है क्रोध का। हमें मानते हैं कि जो भय का भाव है मनुष्य में, वह बहुत मौलिक भाव है उसके जीवन का, बहुत ही फंडामेंटल है। और मनुष्य के विकास, मनुष्य का जो विकास होना शुरू हुआ, तो करीब जितने भी वर्ष 10-20 लाख वर्ष लगे हों, लेकिन भय का भाव सबसे पहले घटित होने वाला संवेग है, सबसे पहले आने वाला संवेग। तो ये भय का भाव हमें लगता है कि उसको ये देखने की जरूरत है कि भय का भाव हमें कितना डिस्टर्ब कर रहा है, और ये भय का भाव हमारी रियलिटी है या एक तरह का भ्रम है। अगर रियलिटी है हमारी कि भाई नहीं डरना चाहिए, सावधानी लेनी चाहिए, पैसे सोच समझ के खर्च करनी चाहिए, बोलना सोच समझ के चाहिए, अपने रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए, ये भय का भाव अगर हमारी रियलिटी है तो उसको डील करने का तरीका अलग है। लेकिन अगर ये भ्रम के उस स्थिति में हमको घटित हो रहा है, तो ये भय का भाव डेंजरस है। इसलिए अब जरूरी है कि कुछ हम अपने उन पहलुओं को ध्यान में दें जिससे कि भय का या तनाव के जो तमाम कारण हैं, एंगर है, क्रोध है, भय है, अकेलापन है, आइसोलेशन है, जिसको हम कहते हैं कि सोशल जो कॉन्टैक्टिंग है, एक तो पेंडेमिक में नया टर्म यूज कर दिया, वो था सोशल डिस्टेंसिंग। कितनी बार इसको कहा गया है कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है। सोशल कनेक्टिविटी तो है ही है, हम और आप जुड़े ही हुए हैं किसी न किसी, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता है उसको जुड़े रहने के लिए। तो खैर जो भी उसका टर्म प्रचलित किया गया हो, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, वो ध्यान में रखते हुए ये देखने की जरूरत है कि जो स्ट्रेस है या जो तनाव है, ये तनाव किन किन रूपों में हमारे ऊपर प्रकट हो रहा है। और हमें मानते हैं कि जब तनाव घटित होता है व्यक्ति के जीवन में, तो दो चीजों के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। पहले तो पड़ता है उसका भूख के ऊपर, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है, और दूसरा जो चीज उसकी डिस्टर्ब होती है वो है स्लीप। और ये दो फंडामेंटल रीजंस हैं, और लंबे समय तक चलता है तो आप ये फिर धीरे धीरे बीमारियों में कंप्लीट हो जाता है। तो ये सबसे पहले अगर आप अपने आप को देखें कि ये दोनों चीजें आपके साथ तो नहीं हो रही हैं, जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस परिस्थिति में आप अपने फिजियोलॉजिकल चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, और आप क्योंकि बॉडी के पास इसको एडजस्ट करने की सीमाएं हैं, और बॉडी अपने आप को रिन्यूअल की तरफ ले जाती है, प्रोवाइडेड आप उस रिन्यूअल की तरफ भी ध्यान दें कि बॉडी अपने आप को रिन्यू कर रही है कि नहीं कर रही है। और रिन्यू करने की यही दो तरीके हैं कि एक तो तनाव मुक्त कुछ आपके पास क्षण होने चाहिए, आपका भोजन ठीक होना चाहिए, और आपकी नींद अच्छी आनी चाहिए। और अगर ऐसा हो पा रहा है तो आप स्ट्रेस को डील करने में अलग अलग लोग इसको अलग अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं,
क्योंकि ये काफी हद तक हमारे अपने परसेप्शन, हमारे प्रत्यक्षीकरण और हमारे व्यक्तिगत व्याख्याओं के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा परसेप्शन हमारे स्ट्रेस को लेकर कैसा है और उसके बाद हम उसकी क्या व्याख्या करने जा रहे हैं। और यही सत्य है कि वो तुलसीदास का है ना कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये सारा खेल परसेप्शन का है। और अगर आपका परसेप्शन हेल्दी है, ठीक है, कैसे होगा इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो ये परसेप्शन और परसेप्शन का इंटरप्रिटेशन क्या है, हम अपनी समस्याओं के लिए किसको दोषी मानते हैं, किसके ऊपर इसका आरोपण हम करना चाहते हैं कि हमारी समस्याएं इनकी वजह से हैं। और अगर हमारा परसेप्शन फॉल्टी है, हमारा परसेप्शन और उसका इंटरप्रिटेशन फॉल्टी है परसेप्शन का, हम देख क्या रहे हैं, तनाव क्यों है, तनाव के कारण क्या हैं और उस कारणों की व्याख्या क्या है। कारणों की व्याख्या अगर आप एक तरह से करते हैं तो तनाव एक तरह से ले जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देख के बात समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपको कहीं जाना है और जैसे ही आप जाने के लिए निकले, अपनी कार या मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी आप सवारी लेते हो, आपके पास समय उतना ही है जितनी देर में आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकें, जहां बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है आपका, आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, आपको अपने किसी बड़े अधिकारी या सम्मानीय व्यक्ति से मिलना है और आप उस पर लेट होना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अब जैसे ही आप अपने गाड़ी के पास आए, पता चला कि आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है या आपका पहिया पंचर, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब ये एक तरह की होने वाली घटना है। अब इस घटना की व्याख्या आप कैसे करते हैं? क्या आपको लगता है, जैसे व्याख्या कई तरह से व्यक्ति अपने स्वभाव के हिसाब से कर रहा है, मैं इन बिंदुओं पर बाद में आऊंगा, डायमेंशंस पे। मैं सिर्फ अभी परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन पर बात कर रहा हूं कि हमें अपने परसेप्शन और अपने इंटरप्रिटेशन पर फोकस करना है हर व्यक्ति को। एक व्यक्ति उसमें ऐसा सोच सकता है कि आज का दिन ही खराब है, पहला। दूसरा है कि ये तो भारी अपशकुन हो गया। तीसरे ने कहा कि ये कोई बात नहीं, हम अपने विकल्प की तरफ ध्यान देते हैं कि चलो ये खराब हो गई है, क्या हम किसी मित्र की मदद ले सकते हैं कि हमें पहुंचा दे, हम टैक्सी बुला सकते हैं कि हमें पहुंचा दे उसको करने के लिए। चौथा आदमी अलग तरह से उसकी व्याख्या और परसेप्शन कर सकता है। जिस आदमी ने अपने भाग्य को दोष दिया, जिस आदमी ने व्यवस्था को दोष दिया, या जिस आदमी ने अपने आप को ही दोषी देना शुरू किया कि यार ट्रबल तो मेरी गाड़ी इतने दिनों से दे रही थी, मैं ही इग्नोर कर रहा था, मैं ही जो है हर चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, टालता रहता हूँ जब तक मेरे सर पे नहीं हो जाए, मैं वाकई में बहुत ही थर्ड क्लास आदमी हूँ। सेल्फ हर्टिंग। तो आपका सेल्फ हर्टिंग परसेप्शन है, आपका भाग्य फैटलिस्ट ओरिएंटेड परसेप्शन है, आपका व्यवस्था को दोष देने का परसेप्शन है, आप जहां गाड़ी सर्विस कराते हैं, जिस मैकेनिक को देखते हैं उसको दोष देने का समय है, और आपका परसेप्शन और परसेप्शन से जुड़ी हुई आपकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, यह दोनों आपके तनाव की मात्रा का निर्धारण करेंगी। ये बात उदाहरण देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखिए कि मेरा परसेप्शन अपनी समस्या और अपनी रियलिटी के बारे में क्या है। अगर मेरे घर में कोई बीमार है, कोई अस्वस्थ है, बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी देखभाल आपको करनी है, बच्चे हैं जिनकी समस्याएं जो है देखने की जरूरत है, वह आप किसकी जिम्मेदारी मानते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब थी कि ऐसा करना पड़ा, या बुरा वक्त है ऐसा करना पड़ा। नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी इन द मोस्ट एक्यूरेट वे। अगर हम इस रियलिटी को और इससे जुड़े हुए परसेप्शन पर ही सारा हमारा खेल, हमारी रियलिटी जैसी हमारी भावना होगी, हमारा रियलिटी का प्रत्यक्षीकरण वैसे ही तय होता है। और इसी की वजह से हमारे जीवन में जो अंतर्वैयक्तिक अंतर्द्वंद है, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, वो हो सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं हो सकती हैं, सामानों की बढ़ती कीमत को लेकर के आप चिंता हो सकते हैं, सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने की वजह से हो सकते हैं, या भविष्य की कुछ गुमनाम चिंताएं, अनाम चिंताएं हमारे जहन में जो है पहुंच सकती हैं। और ये सारे इसके जो परसेप्शन के जो इंटरप्रिटेशंस हैं, ये हमें कई तरह के एक्सपीरियंस में ले जा सकते हैं। अब वो क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मैं उदाहरण के लिए कुछ का
नाम दे देता हूं कि वो कैसे अनुभव हो सकते हैं। जैसे कि हमारे अंदर वर्तमान परिस्थितियों में एक एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन, अलगाव का अनुभव, कि मैं तो सबसे कट गया हूं, मेरा तो जीवन बहुत एकाकीपन में चला गया है। यहाँ पर हम लोग अलगाव में और सॉलिट्यूड में अंतर करते हैं, और ये बड़ा हिंदी भाषा में बड़ी समृद्धता है इसको लेकर के। अनेक प्रकार के शब्द इसको लेकर के प्रयोग किए गए हैं, और हर शब्द की व्युत्पत्ति अलग है और हर शब्द का संबोधन अलग है। चाहे आप उसको एकाकीपन कह लीजिए, अकेलापन कह लीजिए, सन्नाटा कह लीजिए, मौन कह लीजिए, चुपचाप रहना कह लीजिए, जैसे आप उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हर शब्द की अपील, उसके संबोधन का भाव बिल्कुल अलग होगा। तो हमें एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन हो सकता है, हम एकाकीपन की समस्या से सफर कर सकते हैं। देखिए, अकेलापन महसूस करना और एकांत महसूस करना, ये दोनों के अर्थ आप अच्छी तरह जानते हैं, आप में से काफी लोग साहित्य वाले हैं, कि एका या आइसोलेशन की हम अलग थलग पड़ गए, हमारा अलगाव हो गया। अलगाव एक तरह का विड्रॉल है, एक तरह का दूर भागना, एक तरह का पलायन है, जबकि एकांत आप एक्चुअली सीख करते हैं। तो एकांत में जब आप अपने आप से बहुत रचनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, when you are engaged with your own self creatively, then that is the notion of solitude. Solitude का अर्थ ये है कि हम अकेले हैं, पर अकेले में हम अपने आप से बहुत सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं एक दूसरा उदाहरण भी देता हूँ, और अक्सर चूंकि सवाल लोग पूछते रहते हैं मुझसे मनोवैज्ञानिक होने के नाते, कि आप ये बताइए कि इस तनाव की स्थिति में क्या स्थिति प्रज्ञ होना विकल्प है? तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो जान लीजिए कि स्थिति प्रज्ञ होने का अर्थ क्या है। अगर इसकी गूढ़ दार्शनिक व्याख्या हम ना करें, हम ना बताएं कि नहीं ये बहुत कठिन शब्द है, और जैसे लोग कहते हैं कि न लाभ में, न हानि में, न जीवन में, न मरण में, न यश में, अपयश में हम अप्रभावित रहते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत जटिल दार्शनिक और बहुत संस्कृतनिष्ठ परिभाषा है। उसमें न जाकर के मैं आपको छोटा सा एक व्यवहारिक चलन की बात बोल देता हूँ कि यथास्थिति की तरफ उठाया हुआ पहला कदम वहां से प्रारंभ होता है जहां अपने अंदर उठते प्रश्नों का अपने अंदर से ही कुछ उत्तर मिलना शुरू हो जाए। सेल्फ के दो पार्ट हैं, जो एक छोटे यस से शुरू होता है और एक बड़ा कैपिटल यस से शुरू होता है। जब छोटे यस का सवाल बड़े यस के द्वारा, मतलब छोटा सेल्फ, आपका छोटा आत्मा का जो सवाल है, वो आपके बड़ी और विराट आत्मा उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाए, तो मुझे लगता है स्थिति प्रज्ञता की तरफ हम पहला कदम उठा चुके होते हैं। और ये आइसोलेशन और सॉलिट्यूड, ये जो लोनलीनेस और सॉलिट्यूड के बीच में डिफरेंस है, वो यहाँ पे आ सकता है। तो ये अकेलेपन को जो आप देख रहे हैं, जो पेंडेमिक की वजह से हमें दिया गया है, इसको आप आइसोलेशन की तरह, लोनलीनेस की तरह से देख रहे हैं, या आप इसको सॉलिट्यूड की तरह से देख रहे हैं, इसको एकांत की तरह से देख रहे हैं, कि ये हमारे लिए एक शायद संभावना है कि हम अपने सेल्फ के साथ, अपने रिश्तों के साथ और अपनी निकटतम स्थितियों के साथ रचनात्मक रूप से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या हम इसको तलाश कर सकते हैं। तो अगर आप तलाश करने वाले मोड में हैं तो आपका स्ट्रेस कम होगा, लेकिन अगर आप बेचैनी वाले मोड में हैं कि नहीं हम तो फंस गए और ये तो फेज बहुत ही खराब गया है, तो ये नहीं हो जाए, अब जो हो जाएगा उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, जो कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने दुविधा अपने लिए उत्पन्न की है कि पेंडेमिक को तो बाहर डील करने के लिए हम कुछ खास कर नहीं सकते, पर जो अंदर में तनाव आ रहा है, उस तनाव को डील करने के लिए हम क्या क्रिएटिवली, मीनिंगफुली अपने आप से इंगेज कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप एक बेहतर स्थिति में। इसी तरह की चीज हो सकती है तनाव की कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत जल्दी से शिकायत वाले मोड में आ जाते हैं। हम सरकार की व्यवस्था शिकायत कर रहे हैं, संस्थाओं की व्यवस्था शिकायत कर रहे हैं, जबकि आप सच में देखिए अभी जो वर्तमान संदर्भ चल रहा है, और वर्तमान संदर्भ ही मुझे दिया था आलोक जी ने, इसमें संस्थाएं भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। आप इस पेंडेमिक में प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, ये भी अपने अस्तित्व की ही लड़ाई का हिस्सा है कि हम हैं, सब अपनी उपस्थिति दर्ज करने में लगे हुए हैं। शिक्षा के संस्थान अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इस व्यवस्था से जो कुछ किया जा रहा है
वह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि पहले हो रहा था। पहले जीवन का और जीवन की समरसता का जो एहसास था, ये इस व्यवस्था में संभव नहीं है, पर हम ऐसा करके शायद अपना अटेंडेंस रजिस्टर करा रहे हैं। ये संस्थाएं भी करा रही हैं, ये न्यायालय भी करा रहे हैं, और ये सरकारें भी करा रही हैं। सभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिनके पास ज्यादा सत्ता है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई अलग ढंग से लड़ते हैं। जिनके पास कम सत्ता है, कम साधन है, रिसोर्सेज कम है, वो अपनी लड़ाई अपने तरह से लड़ रहे हैं। ये जो, तो इसीलिए हम जब किसी के बारे में नैगिंग कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेंट कर रहे हैं या उसकी निंदा कर रहे हैं, तो ये शायद सोचने की जरूरत है कि ये निंदा सिर्फ भड़ास निकालने का माध्यम है। तो वहां तक तो कुछ हद तक ठीक है, पर अगर ये मेरे अंदर एक तरह का विषैलापन उत्पन्न कर रहा है, तो शायद इसको देखने की जरूरत है कि हम अपने आप को ही हर्ट कर रहे हैं, और थोड़ा अपने आप को कम हर्ट करें तो होगा। ये अक्सर एक तरह के अविश्वास को जन्म देता है, उसको भी ध्यान में देखने की जरूरत है, और फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए जो है, और लोग इसको अपने पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये लंबे समय तक सस्टेन करता है, नेगेटिव परसेप्शन और फॉल्टी इंटरप्रिटेशन, दोनों चीजें। नेगेटिव परसेप्शन ही पर्याप्त नहीं है, फॉल्टी इंटरप्रिटेशन भी हो सकता है, जहां कि इसका दोषी कोई और है। तो आप बोर हो सकते हैं, आप डिप्रेस हो सकते हैं, बात बात में आपको रोना आ सकता है, आप यो सस्पिशियस, आप बहुत संदेहपूर्ण हो सकते हैं, आप नेगेटिव एटीट्यूड और थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं, लोनलीनेस का एहसास आपके अंदर बढ़ जाएगा। इसलिए इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट से अगर आप बचते हैं, तो आप चिंता से, नर्वसनेस से, बेचैनी से, या दुःस्वप्नों से, जो रात को एकाएक खराब स्वप्न आते हैं, डिस्टर्ब स्लीप है आपकी, आप एक मुश्त पूरा सो नहीं पाते हैं, और बॉडी को आपको रिपेयर करने के लिए जितना समय चाहिए उतना समय नहीं मिल रहा है। तो आप ये देखिए कि जो आपकी समस्या थी उसका आपने एक संतुलित व्याख्या करके रखी हुई है, या आपने उसकी एक डिस्टर्बिंग व्याख्या, इंटरप्रिटेशन करके रखा हुआ है। और आप सभी तो बहुत पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के हैं, अपनी व्याख्याओं पर तो कम से कम नियंत्रण कर सकते हैं। अगर अपना परसेप्शन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो अपनी व्याख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये जो असहायता और कंफ्यूजन का बोध है, जो एक इंटेंसिटी के बाद हमें ही हर्ट करने लगता है, जो असहायता का बोध है, जो कंफ्यूजन का बोध है, जो दुःस्वप्न हमें नींद में जो आते हैं, या जो चिंताएं हैं, नर्वसनेस है, या जो एंजाइटी है, इनसे डील करने में हमें मदद मिलेगी। हमारी जो जिसको अक्सर आप महसूस किए होंगे, बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट किया है कि उन्हें हर छोटे बड़े भावुक क्षणों में रोने की इच्छा करती है, और ये थोड़ा डिस्टर्बिंग है उनके लिए, क्योंकि ये उनका स्वाभाविक लक्षण नहीं है। उन्हें लगता है कि वो शायद तनाव में, हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो। और ये जो इस समय में हम किसी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हमारे निर्णय लेने की क्षमता बहुत प्रभावित हो जाती है, और छोटे मोटे जो माइनर मेजर छोटे मोटे जो घटनाएं आसपास होती रहती हैं, उस घटनाओं का बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाइड इफेक्ट हमारे ऊपर महसूस होता है। तो ये अगर चीजें इस दौर में हो रही हैं, तो उसको ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब ये बता रहे हैं कि हम तनाव में हैं, और तनाव में इसलिए हैं कि सिचुएशन है, वो तो ठीक है, पर उससे ज्यादा तनाव में इसलिए कि सिचुएशन का एक परसेप्शन है, एक प्रत्यक्षीकरण है, उसका एक अनुभव हमारे पास है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, हम ये मानते हैं कि मेरे अनुभव ही मेरे सबसे बड़े सत्य हैं, ये भी मानने की जरूरत है कि उस अनुभव की व्याख्या भी देखने की आवश्यकता है कि वो कितना बड़ा सत्य है। क्योंकि कभी कभी माइंड हमें ट्रिक भी प्ले कराता है। जैसे कि मैंने उस दिन भी उदाहरण दिया था कि अगर हम सो रहे हैं तो बाहर की रियलिटी भ्रम है, और जब जग रहे होते हैं तो हमें लगता है कि सपना देखना एक भ्रम था। कौन भ्रम है, और एक भ्रम दूसरे भ्रम का पूरक है। इसलिए कितनी दफा हमें जो अनुभव हो रहा होता है, उस अनुभव को पूरा सच मान लेना यह भी ठीक नहीं है। उस हो सकता है कि वो अनुभव, आपका माइंड आपके साथ कोई ट्रिक प्ले कर रहा है, और हमने सिर्फ माइंड को ट्रेनिंग दे रखी है
कि हम अपने अनुभव को ही जीवन का सबसे बड़ा सच मानेंगे, और अपने अनुभव को ही सच मानेंगे तो दूसरों के अनुभवों को कैसे आप डील करेंगे? उस समय दूसरे का अनुभव, फिर आपको अपने अनुभव की श्रेष्ठता साबित करने की चिंता होगी, और वहां पर आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उलझ जाएंगे और गड़बड़ हो जाएंगे। मैं इसको जो साइकोलॉजिकल इसके इफेक्ट्स हैं चिंता और बेचैनी के, उसके मूल में मैंने आपको बताया कि कैसे आपका परसेप्शन और आप परसेप्शन का इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर काम कर सकता है। इस समय जो बिहेवियर लोगों में देखे जाते हैं वो है इरिटेबल, वो बहुत जल्दी झुंझला जाते हैं, झुंझला के बोल देने का व्यवहार होता है, या आवेगपूर्ण आचरण लोग करने लगते हैं, इंपल्सिव हो जाते हैं, या ओवर रिएक्टिंग करने लगते हैं, या किसी चीज में कोई पहल नहीं करते हैं और कोई उनको पहल करके बताएगा तो उस पहल को वो बहुत तेज रिएक्ट करते हैं। और ये सिम्टम्स हैं कि आप स्ट्रेस में हैं। बहुत सारे लोगों के बिहेवियरल इफेक्ट हैं, वो नशे की तरफ चले जाते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या बहुत कम खाने लगते हैं, दोनों चीज़ें हो जाती हैं, या गलतियां ढूंढने के काम में लग जाते हैं कि किसकी गलती से कौन सा काम इसको हुआ है। थोड़े सिनिकल हो जाते हैं। सिनिकल का मतलब ये है कि हर चीज रिजेक्ट है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, सब बेकार है। सिनिसिज्म है एक तरह का, इसको हम लोग कहते हैं कि सिनिसिज्म है, जो सब कुछ बेकार है और सब कुछ कंडम है, इसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। और अगर ये बिहेवियरल इफेक्ट में आप देखिएगा तो इसकी वजह से आप को एक विकृति का शिकार होना पड़ता है, और उस विकृति से बचने का जो हेल्थ की तरफ जो चीजें ले जाती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, इसकी वजह से अल्सर हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रिक ट्रबल। देखिए 67%, लजारस एक थिंकर है, उसने कहा कि 67% स्वाद पाचन संबंधी समस्याएं तनाव की वजह से होती हैं। आप अपने अनुभव में रिफ्लेक्ट करके देख लीजिए। 67% डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, जिसको कि हमें मानते नहीं है। वो खाने पीने की चीजें कैसे खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब है, पर जब भी इस तरह का डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम या स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम आता है तो आप ये जानिए कि क्या हम किसी तरह के तनाव से, स्ट्रेस तो नहीं डाइजेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रेस तो नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेस परसेप्शन और उसके इंटरप्रिटेशन से ज्यादा हो रहा है। स्ट्रेस वातावरण में है, वो अपने आप में सबका सच है, पर सबके सच को आपने कुछ अतिरंजित करके उसको बड़ा व्यक्तिगत सच बना लिया है, उसको देखने की जरूरत है। और फिर ये आपको तरह तरह की बीमारियों के रूप में परिणित हो जाता है यही, और आपका दिल धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, स्टमक डिस्ट्रेस हो सकती है, थकान एक्सेसिव लग सकती है, डिजनेस हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा पाया गया है कि ये सारे के सारे चिंता और बेचैनी के क्षण आपको फाइनली लेके चले जाते हैं जहां अस्थायी बीमारियां आपकी हो सकती हैं। मसल टेंशन हो सकते हैं, मेंटल लेथार्जी, और ये मेंटल स्ट्रेस क्वालिटी ऑफ लाइफ, मेंटल लाइफ को आपके इफेक्ट कर सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। ये एक जनरल सी स्ट्रेस के बारे में बातें थी, जिसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट और सोशल इफेक्ट, तीनों के बारे में मैंने थोड़ी सी आपको आइडिया दे दी। और ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को देख कैसे रहे हैं और चीज़ों की व्याख्या कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमारी व्याख्या, हमारा परसेप्शन ही हमारी रियलिटी है। एक्चुअली में बाहर की दुनिया में क्या है वह रियलिटी नहीं है। जिसकी जैसी भावना है प्रभु को वैसे ही देख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग जो करते हैं मनोविज्ञान में, हम उसको मदद करते हैं उसका मापन करने से कि आप स्ट्रेस की किस मात्रा में हैं। और मापन करने के लिए हम जिस तरह का स्केल यूज करते हैं, इनफैक्ट हम इस पूरे काम को एक साइकियाट्रिस्ट हैं उनके साथ एक टीम बना रखे, काउंसलर्स की और साइकियाट्रिस्ट की, उनके साथ इसके ऊपर आजकल काम कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए। और हमें मानते हैं कि मनुष्य के जीवन में 5 डायमेंशंस, 5 फलक ऐसे हैं जहां की स्ट्रेस का सोर्स हो सकता है, जो उसके अपने सब्जेक्टिव परसेप्शन या इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करेगा। पहला सोर्स है उसका खुद का स्वभाव, टेम्परामेंट। आप भी पाएंगे आपके आसपास लोग जो हैं वो टेंशन देते भी हैं और टेंशन लेते भी हैं। अपनी उपस्थिति, आचरण मात्र से वो दुनिया भर का तनाव उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वभाव बना रखा है, वो उनकी कोपिंग डिवाइस है। तो हमारे पास जो हमारा टेम्परामेंट है, हमारा नेचर है जिसको हम कहते हैं,
कि भाई उनका तो नेचर ही ऐसा है, क्रोध हो जाने वाला या उल्टा सीधा बोल देने वाला या रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, तो बाय नेचर हमारा जो है ये टेम्परामेंट इस चीज का हो सकता है। तो नेचर में हमारी क्या क्या खूबियां हैं, हम परसेप्शन कैसे करते हैं, नेगेटिव परसेप्शन वाले हैं, पॉजिटिव परसेप्शन वाले हैं, बैलेंस परसेप्शन वाले हैं, या इन दोनों के बीच में, या अपने ही अनुभवों को दोबारा लौट करके देखना चाहते हैं, या अपने अनुभवों को एक वस्तुनिष्ठ धरातल पर ले जाके देखना चाहते हैं कि हमने ऐसा अनुभव किया, ये अनुभव क्या वाकई में सच था। सच क्या है? जब किसी तथ्य के साथ अतिशय लगाव हो जाए आपका, वो सच है। अगे नहीं ये कहा है, किसी फैक्ट के साथ जब आप बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, मैंने किसी अनुभव के साथ, अनुभव आपका फैक्ट है, आपका तथ्य है, वेरीफाइबल है, और आपका उससे अतिशय लगाव हो गया तो वही आपका सच बन जाता है। टू मच ऑफ इमोशनल अटैचमेंट विद सर्टेन फैक्चुअल रियलिटी इज ट्रूथ, इट्स सब्जेक्टिव ट्रूथ। और माय मदर यूज्ड टू से, जब मुझे हम लोगों को डांट पड़ती थी अपने पिता से, तो हम कहते थे कि उन्होंने गलत डांट दिया। तो माय मदर यूज्ड टू से कि कोई बात नहीं, गलत डांट दिया, तू अपना सच जानता है? मैंने कहा हाँ, अपना सच तो हम जानते हैं। तो बोले कि जब तू अपने सच जानता है तो सच के साथ खुश रहो, क्योंकि जब तुम्हारा सच बाहर की दुनिया में आएगा तो ये जरूरी नहीं है कि सबका सच बन जाए। और असली झगड़ा यही होता है, जब हमारा खुद का सच दूसरे का सच नहीं बनता है तो हम अपने वर्चस्व की लड़ाई में चले जाते हैं, जिसको सेल्फ राइटियसनेस वॉर कहते हैं, कि नहीं हम ही सही है, हम ही सही हैं, हम ही जानते हैं, क्योंकि हमारा उस अनुभव उस सच के साथ एक लगाव है। तो ये स्वभाव व्यक्ति का बन जाता है, जिस स्वभाव में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो उसको एक खास तरह से स्ट्रेस प्रोन टेम्परामेंट बनाता है। वो हमेशा बेचैन रहता है, हर चीज जल्दी में करना चाहता है, उसको हर चीज समाप्त करते हैं, जिसको हम लोग टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं। टाइप ए पर्सनालिटी और टाइप बी पर्सनालिटी होते हैं, वो जल्दी जल्दी खाएगा, फिर जल्दी जल्दी कपड़े पहनेगा, जल्दी जल्दी उसको कुछ पहुंचना होगा। जो लोग काम 2 घंटे में एक काम करेंगे, वो 2 घंटे में 3 काम करना चाहेगा। ये टाइप ए पर्सनालिटी है, और जिसको हमें कहते हैं कि ये लोग जल्दी ही हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज हो जाते हैं, जो टाइप ए पर्सनालिटी है, क्योंकि ये उन्होंने अपना स्वभाव बना रखा है। तो टेम्परामेंट में भी स्ट्रेस होता है, पहला उसको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये जो टेम्परामेंट का जो स्ट्रेस है, वो हमारे पास किस तरह का टेम्परामेंट है, और टेम्परामेंट के ऊपर हम बदलाव और परिवर्तन भी ले आ सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई ईश्वर प्रदत्त स्वभाव है। स्वभाव का निर्माण व्यक्ति की विभिन्न परिस्थितियों से होता है, और इसके लिए हमें कुछ सार्थक अगर मदद लेनी पड़े तो, और बहुत सारे लोगों ने अपने व्यक्तित्व में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, उसके ऊपर किया हुआ है। दूसरा जो इसका फैक्टर आता है, जिस पर हम लोग फोकस करते हैं स्ट्रेस करते समय, और शायद आप लोग भी करना चाहें, वो है माइंड बॉडी के बीच में कनेक्शन क्या है। मस्तिष्क और शरीर के बीच का जो संबंध है। कितनी बार मैं कहता हूं कि आप अगर खुद से पूछ के देखें कि क्या हमारा मन हमारी सेवा कर रहा है या हमारा मन हमको नचा रहा है। हमारे और हमारे मन के बीच में रिश्ता क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड द बॉडी। ये मैं दार्शनिक अवधारणाओं में नहीं जा रहा हूं कि इस पर स्पिनोजा ने क्या कहा, या डेकार्ट्स ने क्या कहा, लाइबनिज ने क्या किया, या कांटियन थिंकिंग कितनी है, या आत्मा और शरीर के संबंधों को भारतीय दर्शन परंपरा में बौद्धों ने कैसे देखा, और अद्वैत ने कैसे, द्वैत तो कहते हैं कि सब एक ही है, इनके भेद देखना ही भ्रम है और माया है। तो द्वैत और अद्वैत के झगड़े में नहीं जा रहा हूं, मैं इसको नितांत व्यवहारिक स्तर पर ले आने की प्रयास करता हूं कि जो माइंड और बॉडी के बीच में जो कनेक्शन है, ये माइंड बॉडी कनेक्शन को आप कैसे अनुभव करते हैं। क्या आपका माइंड आपके चलने कहने के हिसाब से चलता है, आपका सेवक है, या आप को अपनी सेवा में अपने मन ने लगा रखा है, मन ने अभी ये किया तो ये कर देंगे, मन ने। और आप जानते हैं साहित्य के आप लोग हैं कि मन की गति को स्थिर करना प्रयास से ही होता है। मन स्वयं तो बहुत ही चंचल होता है, वो निरंतर जो है यहाँ से वहां भागता रहता है, एक पूंछ कटे बंदर की तरह से, जिसको मालूम ही नहीं है कि उसकी पूंछ कट गई है। तो ये मन की चंचलता को नियंत्रित, इसीलिए कहते हैं ना कि धीर गंभीर स्वभाव को बनाना, या नायकों में एक धीरोदात्त नायक का भी जिक्र आता है कि नायक धीरोदात्त होता है।
तो कितनी बार ये आया कि जो धैर्य की महिमा का गुणगान किया गया है, ये शायद इसीलिए है कि जब धैर्य होगा तभी हम जा करके माइंड एंड बॉडी के बीच में अपना कनेक्शन देख पाएंगे, और हेल्दी कनेक्शन माइंड एंड बॉडी के बीच में होगा। मन जो कहता है वह शरीर उसके अनुरूप आचरण कर रहा है, और शरीर जो कह रहा है उसके अनुरूप मन आपका चल रहा है। तभी कहा जाता है कि जीवन एक लय में है, लयबद्ध है, रिदम में है। और लयपूर्ण जीवन जीना, जैसे कविता में एक लय दिखाई पड़ती है, अगर जीवन में मन और शरीर के बीच में भी ऐसे लय, आपको काम करना है, 2 घंटे पढ़ना है और मन आपका कर ही नहीं रहा है, लिखने बैठते हैं तो हाथ दर्द करने लगता है, या कलम ही जो है आपके लगता है कि मेरे पास अच्छी कलम ही नहीं है, या मेरे पास कागज अच्छा नहीं है, मेरे पास अच्छी राइटिंग टेबल नहीं है, या मेरे काम करने की जगह बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे तरह के सवाल आ जाते हैं, और ये इस बात के प्रमाण है कि बॉडी और माइंड के बीच में हमने साम्य नहीं स्थापित कर रखा है। इस पर भी अगर आप ध्यान दें कि क्या ऐसा हो रहा है, और अगर होता है तो बहुत हल्की फुल्की, जिसको हमें कहते हैं कि लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन से उसको डील किया जा सकता है। सिर्फ आपको एक दर्पण की जरूरत है, वह दर्पण जो आपको अपना प्रतिबिंब दिखा सके और बता सके कि देखो आज तुम कहाँ अच्छे लग रहे हो और कहाँ अच्छे नहीं लग रहे हो। दर्पण अपनी तरफ से कोई छवि का निर्माण नहीं करता है, सिर्फ वही छवि दिखाता है जो सामने वाला देखना चाहता है। दर्पण का काम है परावर्तित करना। तो ये दूसरा फैक्टर है माइंड और बॉडी कनेक्शंस के बीच में, जिसको हमें करते हैं। तीसरी जो स्थिति इसमें आती है वो है हमारे तीसरे फैक्टर, जिसको कि हम ध्यान देते हैं तनाव के बेचैनी के कारणों में, वो है हमारी परिस्थितियां, हमारा परिवेश। और आप ध्यान से देखें कि हमारी जो परिस्थितियां और परिवेश हैं, वह सारे तत्व जो इसमें हमारे चारों तरफ, जिस चारों तरफ की सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में हम रह रहे हैं, वह वातावरण हमें किस तरह का तनाव देता है या किस तरह की स्थिति को उत्पन्न करता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लगातार नेगेटिव लोगों के संपर्क में रह रहे हैं तो आप उनसे दूरी बना के रखिए। बहुत कॉमन सेंस टर्मिनल उसमें भी कहा जाता है, पर मेरा ये कि सर्कमस्टांसेस की वजह से होने वाले तनाव को ध्यान में देखने की जरूरत है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस बहुत अस्थायी नहीं होती हैं, वो बदलती भी रहती हैं। तो हमारी सर्कमस्टांसेस में क्या क्या स्थितियां हैं जिनको कि हमें देख सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक तत्व क्या हैं, हमारे परिवार के बारे में और काम के बारे में, बाकी 2 डायमेंशन अभी हम बात करेंगे। पर सर्कमस्टांसेस इन जनरल की हमें बात कर सकते हैं। हमारी जो है वो आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं कैसी हैं। जैसे कि ये बहुत लोगों के बहुत जो कल्चरल इश्यूज हैं, जैसे कि बिना ये वाला काम किए दूसरा वाला काम नहीं करेंगे, या बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल के द्वारा जीवन को करते हैं, या जीवन जीने के लिए कोई नियम ही नहीं बना रखा है। दोनों अतिरंजित रूपों में दिखाई पड़ते हैं। तो एक तो साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस हो गई जो हमने रची हैं, और एक फिजिकल सर्कमस्टांसेस हो गई जो हमारे तरफ घटित हैं, कि हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस जगह पे काम करते हैं, वहाँ पर लोग कैसे हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ लोगों में कितनी सकारात्मकता। तो तीसरा फैक्टर है जो हमें प्रभावित करता है। और जो चौथा डायमेंशन है जिसको हम इसमें देखते हैं स्ट्रेस के अंदर में, कि हमारी जो काम करने का जो जीवन है, वर्क लाइफ जिसको हम कहते हैं, वर्क लाइफ। और 5वां फैक्टर है होम लाइफ। जब हम लोगों ने ये टूल और ये मॉडल डेवलप किया था, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साथ कोलैबोरेशन में ये टूल डेवलप किया था, जिससे कि हम लोगों के स्ट्रेस का असेसमेंट करते हैं। तो वर्क लाइफ और होम लाइफ ये दोनों चीजें, और आज जबकि होम लाइफ में ही वर्क लाइफ है और वर्क लाइफ में ही होम आ गया है, तो दोनों के बीच की सीमा रेखा ऐसी गड्ढम गड्ढ हुई है, ऐसा उलझी पड़ी हुई है कि हमें लगता ही नहीं है कि हम काम की बाउंड्री कहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं और कहाँ पर घर की बाउंड्री में घुस रहे हैं, और घर की बाउंड्री कहाँ कर। खैर एनीवे, अध्यापक के जीवन में काम और वर्क की बाउंड्री कभी भी इतनी हार्ड एंड फास्ट नहीं थी, क्योंकि हम अक्सर अपना काम घर ले आते थे और घर के भी कुछ काम ऑफिस में रहते समय करते थे। तो हम कोई बैंक एम्प्लॉयज की तरह से या दूसरे समुदाय के लोगों की तरह से नहीं थे, जहाँ ऑफिस और वर्क का, होम और वर्क का डिस्टिंक्शन बहुत ही शार्प हो। लेकिन
घर का वातावरण होता ये है इसमें कि ऐसा इनके बीच में संबंध देखने का है कि हमने अलग अलग डायमेंशन इसलिए रखा था कि मान लीजिए कि वर्क की सिचुएशन में बहुत तनाव है, आपकी अपने बॉस से नहीं पड़ती है, अपने कलीग से नहीं पड़ती है, आपको लगता है कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, आपके खिलाफ चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है, या लोग आपका नुकसान पहुंचाने के लिए उद्यत हैं, ऐसा आपका परसेप्शन है या ऐसा आपके पास एविडेंस भी, साक्ष्य भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं होगा कि जो पीड़ा का संवेग आप काम के समय में उत्पन्न हुआ है, जब आप काम की जगह छोड़ेंगे तो वो संवेग भी वहीं छूट जाएगा। नहीं, संवेग वहां नहीं छूटता है, भावना वहीं नहीं छूटती है, वो भावना तो साथ साथ आपके घर पे जाती है। और घर में मान लीजिए कोई बीमार है, या घर में कोई आर्थिक परेशानी आप झेल रहे हैं, या घर में किसी स्वास्थ्य की समस्या का सामना आप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वहां से उठी हुई भावना जब काम पर जाएंगे तो नहीं जाएगी, ओवरलैप होता रहता है। क्योंकि ये कोई कार का दरवाजा नहीं है मनुष्य की भावना कि आप कार से निकले और आपने दरवाजा बंद कर दिया। ये तो इन दोनों वर्क और लाइफ के बीच में किस तरह का बैलेंस आपको स्थापित करना है। वर्क हमारे यहाँ आजीविका का साधन है, और अभी आजकल ये हो रहा है कि हमने वर्क को आत्म उन्नयन का साधन भी बना लिया है। अब सब लोग इसी से सिद्धि प्राप्त करना चाह रहे हैं जो वो कर रहे हैं, जबकि भाई काम परिवार के प्रति अपनी दी हुई जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए हम नौकरी करते हैं, हम आजीविका लेते हैं। अच्छा, अब इसको कहा है कि नहीं, ये तो समाज और आत्मा के उत्थान के लिए भी काम करना जरूरी है। अब ये जो नई परिभाषा इस इंटरनेट और पेंडेमिक के जमाने में हमें दी जा रही है, ये परिभाषा अभी बहुत गले से उतर नहीं रही है। हम इसको बहुत अचार उचार लगा के खा रहे हैं, अभी पूरी तरह से डाइजेस्टिव नहीं है, पर मुझे लगता ही है कि इसको देखने की जरूरत है। और जब ये पांचों प्रिज्म, मैं कहता हूं कि ये हमारे जीवन के 5 स्तंभ हैं, जिसमें हमारा स्वभाव और हमारे स्वभाव में जुड़े हुए जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं वो, दूसरा माइंड बॉडी का प्रिज्म, हमारी माइंड बॉडी के बीच में कनेक्शन क्या है, तीसरा हमारी सर्कमस्टांसेस का पिलर, चौथा हमारी वर्क लाइफ, और पांचवा हमारी होम लाइफ। होम लाइफ में इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे हैं, बच्चों के साथ संबंध कैसे हैं, सीनियर पीढ़ी के साथ कैसे हैं, जूनियर पीढ़ी के साथ कैसे हैं, वातावरण आसपास पड़ोसियों के साथ कैसे हैं, इसके ऊपर भी काफी हद तक डिपेंड करेगा कि हम कितना तनाव का परसेप्शन कैसे कर रहे हैं और कैसे उसको आगे डील कर रहे हैं। अब जब हम इसका असेसमेंट करते हैं तो हमें 5 स्तरों का तनाव जो है वो प्राप्त हो सकता है, जिसमें 2 लेवल का तनाव को मैं मानता हूं कि ये बहुत उपयोगी तनाव है। जैसे मान लीजिए कि आपको परीक्षा देनी है और उसका कोई तनाव ही नहीं है, तो आप परीक्षा में अच्छा नहीं करेंगे। इसलिए वहां थोड़ा तनाव, सकारात्मक तनाव है, इसको हम लोग यू स्ट्रेस कहते हैं। या आपके घर में कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करना है, किसी का विवाह है, बहन का है, बेटी का है, किसी की भी शादी करनी है, तो शादी से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए तो आपको अतिरिक्त ऊर्जा, अतिरिक्त साधनों की जरूरत पड़ेगी, और वो साधन बिना अपने आप को भयानक संकट में डाले अगर आप जुटा के कर लेते हैं, तो जब ये काम खत्म होगा, पूर्णता और संपन्न हो जाएगा, तब आप स्ट्रेस से रिलीफ महसूस करते हैं। तो 2 लेवल का जो स्ट्रेस है, जिसको लेवल 1, लेवल 2 ऑफ स्ट्रेस हम लोग कहते हैं, बेचैनी का, चिंता का, वह मैनेजेबल है। वह थोड़े से रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा आत्मचिंतन और थोड़ा सा जिसको हम कहते हैं कि दर्पणों की मदद ले लीजिए, कुछ दोस्तों को ऐसा रखिए। और मैं मानता हूं कि अच्छा दोस्त वही होता है जो हमारी कमियों के बारे में खूब अच्छी तरह परिचित हो, और जिसको कहते हैं ना कि हमारी वल्नरेबिलिटी जो है, हमारी ससेप्टिबिलिटी, जो हमारी कमियां हैं, जो हमारे दोष हैं, उन दोष से भी परिचित हो। और जहां पर हमारे दोष को छुपा करके संबंध चलाने की प्रवृत्ति होती है, वहां प्रगाढ़ संबंध नहीं उत्पन्न होते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद बहुत अच्छी या बहुत भावनात्मक दोस्ती नहीं बनती है, क्योंकि एक उम्र के बाद हम अपनी कमियों को शेयर करना उचित नहीं समझते हैं, हम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड करते हैं। और ये भी एक कारण है कि बहुत सारे प्रेम के प्रयास असफल भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम प्रेम कर रहे होते हैं तो अपना बेस्ट शो करते हैं, और जब वास्तविक जीवन में आते हैं विवाह करके, तो अच्छा भी दिखता है और बुरा भी दिखता है। तो मित्र अच्छा वही है। तो जब इस लेवल 1 और लेवल 2 का तनाव हो,
तो मित्र उसमें मदद करते हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ, जिनके साथ आप रिश्ता कर सकें, या आप अपने परसेप्शन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकें। जैसे अभी एक प्रश्न मुझे दिया गया कि क्या स्वभाव को बदलना संभव है? मैं मानता हूं कि संभव है। जैसे उदाहरण के लिए आप अपनी भाषा देखें कि कैसे भाषा का प्रयोग करते हैं। आप ये भी कहते हैं कि आप समझे नहीं किसी को, आप समझ नहीं रहे हैं, और ये भी आप कह सकते हैं कि शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं। दोनों का जो इंपोर्ट है, कंटेंट है, वो एक ही है। लेकिन जब आप समझे नहीं वाली बात कहते हैं कि नहीं आप समझे नहीं आलोक जी, तो मैं यही कहूंगा कि अच्छा मैं नहीं समझा, समझाइए हमको। फिर वहां पर आप देखिए कि समझने समझाने के अलावा सब कुछ होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि शायद मैं बता नहीं पा रहा हूं, मैं दोबारा बताता हूं, तो वहां पर एक आगे और संवाद, सकारात्मक संवाद की संभावना बनेगी। तो अगर आप अपने छोटे छोटे इस तरह के परिवर्तन के आप समझे नहीं या आप जानते नहीं हैं, दूसरे में दोष देखने के बजाय अगर अपने आप को क्विकली आप रीपोजिशन करके देखें, तो धीरे धीरे ये चीज आपके अपने स्वभाव में बदलने लगती है। बना लें कि नहीं मैं बातचीत करते समय किसी और की समझ को दोष दूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, मैं उसको सुनना ज्यादा पसंद करूंगा और बताना कम करूंगा। जैसे मैं दूसरा एक छोटा सा सूत्र दे रहा हूँ, जिसको आप कह सकते हैं कि इसको भी अगर स्वभाव में ले आते हैं तो परिवर्तन आता है, जिसको हमें कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग बताने की मुद्रा में हमेशा, मैं बता रहा हूं ना, बताने की मुद्रा में, जानने की मुद्रा में क्यों नहीं है भाई? मैं तो कहता हूं कि अगर यही बहुत बड़ा परिवर्तन कर दें देश के बड़े नेता कि मैं बता रहा हूं, अगर ये इससे निकल जाएं और ये कहें कि मैं जानना चाहता हूं, हर आदमी देश को और देश की जनता को बताना चाहता है। छोटे छोटे नेता, छोटे छोटे पत्रकार, कम उम्र के, देश की रियलिटी के बारे में इतना बड़ा बड़ा ज्ञान का गोला ढकेल रहे होते हैं टेलीविजन पर, और सब बता रहे होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं दिल्ली का मौसम कैसा है। अब मौसम का समाचार 35 मिनट चल रहा है कि टेम्परेचर 46 डिग्री है, लोग पानी पी रहे हैं। मैंने कहा कि भाई ये समाचार कैसे हो गया जिस पर तुम आधे घंटे का फुटेज खा रहे हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बताने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तुमने जानने की कोशिश ही नहीं की है। तो किसी को बताने से पहले अगर ये सवाल हम अपने आप से पूछना लगे कि हम जानते कितना है और मेरा जानना कितना जरूरी है, तो जिसको कि अंग्रेजी में हमें कहते हैं कि टेलिंग मोड से आप आस्किंग मोड में आ जाइए। अगर टेलिंग मोड से आस्किंग मोड में आप आ जाते हैं तो विश्वास करिए आपका स्वभाव धीरे धीरे यही अपने आप को प्रण करिए कि यार मैं बताने का काम जरा कम करूंगा, क्योंकि इसका ठेका मैंने फिलहाल छोड़ रखा है बताने का। अभी मैंने जानने का ठेका ले रखा है, मैं जानना चाहता हूँ। और अभी शायद बताने की, पर हर आदमी बता रहा है आपको, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता, भाई मैंने पूछा आप कौन है, खुदा लगे हुए हैं क्या, या परमात्मा के दूत हैं और बताने का सारा कॉन्ट्रैक्ट। सो अगर हम अपने ऊपर काम करें कि यार ये बताने की जल्दी क्यों है, और आप बता रहे हैं ये जो मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्निक्स जो आजकल की है, इसने बताने वाले पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। जैसे ही कोई विचार आया तुरंत आपने फोन उठाया और बताने की मुद्रा में आ गए, ताबड़तोड़ उसको बता दिया, आपने जो है मेल लिख दिया, आपने मैसेज कर दिया। धारण करना उस विचार को, उस भाव को थोड़ी देर धारण करना अपने मन में कि यार जरा इसको पका लें ठीक से, अभी बहुत कच्चा है, और जब पक जाएगा ठीक से तो परोस देंगे बढ़िया से सजा के, तो खाने वाले को भी अच्छा लगेगा। तो कुछ उपाय हैं और विस्तार में अभी ना जा करके मैं अपनी बात को अंतिम चरण में ले जाता हूं कि लेवल 3 का जो स्ट्रेस है वो एक तरह के प्रोफेशनल हेल्प की मांग करता है कि आपको थोड़े से परामर्श की, थोड़े चिकित्सा की आवश्यकता है। और अगर आप आवश्यकता वहां पे नहीं लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, और धीरे धीरे आपका जीवन विघटन की तरफ, डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाने लगेगा। और 5वें स्तर पर जब आप पहुंच जाएंगे, 4थे स्तर पे, इसका मतलब ये है कि अब आपको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तनाव इस हद तक चला गया है जिस हद तक आप खुद उसको अब नहीं संभाल सकते हैं,
उसको अब फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, कुछ दवाओं की आवश्यकता है। और ये जो 5 पिलर्स हैं हमारे जीवन के, और ये जो 4-5 शेड्स हैं तनाव की, इनके प्रति संवेदनशीलता ले आने का मूल कारण है, इसकी जड़ में है हमारा अपना परसेप्शन और हमारा इंटरप्रिटेशन, हमारा प्रत्यक्षीकरण चीजों और घटनाओं को लेकर के क्या है, और हम उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। हमारी व्याख्या अगर हर्टिंग है, हमारी व्याख्या अगर दोषपूर्ण है, तो हम मान चलते हैं कि कभी उसका अच्छा निदान नहीं निकलेगा। इसलिए अपनी व्याख्याओं को लेकर भी आप ध्यान में रखें, और धीरे धीरे फिर आप जिसको कहते हैं ना कि भाव के स्वास्थ्य की तरफ, हमारा जो इसको इमोशनल वेलनेस कहते हैं, भाव का स्वास्थ्य मेरे ठीक रहे, मन का एक भाव है, क्योंकि देखिए भाव ही वो चीज है जो हमें ऊर्जा देती है। पॉजिटिविटी या इमोशनल वेलबींग जिसको कहते हैं, अगर इमोशनल वेलबींग हमारे पास अच्छी है तो ये ऊर्जा देगी, यही कठिन से कठिन समय में हमको आगे ले जाने में सक्षम होगी। आपको क्या लगता है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम लोग कर रहे हैं, जैसे मजदूर, कितने दफा मनोवैज्ञानिक के रूप में सोचता हूँ कि आखिर इतनी ऊर्जा कि 1200 किलोमीटर साइकिल चला ले वो लड़की, 1100 किलोमीटर इस गर्मी के दिन में लोग पैदल लेकर के चले जाएं, इसकी सामान्य स्थिति में कल्पना क्यों नहीं की जा सकती थी, क्यों नहीं की हम लोगों ने। तो यही आया कि जब मृत्यु से भागने का भय होता है, संकट से निकलने का जो इमोशन होता है, वह इमोशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देता है। और ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे अंदर बस्ट है, वही है, वही उतनी मेहनत और उतना, जैसे मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, जब घर में आपके कोई कार्य परोज होता है या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होता है, तो आप याद करिए कि पूरा परिवार में कितनी ऊर्जा रहती है। प्रतिदिन का जीवन जीने में उतनी ऊर्जा क्यों नहीं रहती है? तो एक तरह की कल्चरल इंजीनियरिंग हमें करने की जरूरत है, और कल्चरल इंजीनियरिंग अपने सेल्फ की, कि भाई किस तरह से हम अपने जीवन को एक इमोशनल भाव के सुंदर स्वास्थ्य की तरफ ले जा सकें। वह हमारे परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन के मूल में है, तभी जाकर के इस बेचैनी और तनाव से मुक्ति के एहसास की तरफ हम जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो मैं लेना चाहूंगा आलोक जी। सर बहुत सारे प्रश्न है और मैं एक एक करके आपके सामने प्रश्न रखूंगा। लेकिन पहले सर, मैं, हमारी क्लासमेट रही है, एक मतलब क्लासमेट रही है, हम दोनों साथ पढ़ाई किया है, मैंने और श्रुति आनंद ने। मैं श्रुति आनंद ने एक अभी चैट बॉक्स में एक लाइन लिखा था लेक्चर के बारे में, मैं उसी के शब्द को आपसे कह रहा हूँ सर। आई ओपनिंग लेक्चर उसने लिखा है, श्रुति और हम दोनों ने MA BA साथ किया हुआ है और संजोग से कर रही प्रतिभागी हैं। तो श्रुति आनंद ने लिखा आई ओपनिंग लेक्चर। वास्तव में सर ये मैं तो लगातार आपको सुनता रहता हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लिखा कि यदि ऐसा दिन भर चलता रहे तो हम दिन भर सुनने को तैयार हैं, हमें कोई कुछ और काम से मतलब नहीं। एक मोहन वाली जो शक्ति होती है सर, वास्तव में लोगों के उससे देख के लग रहा था, और सब लोग मोहित थे कि आप निरंतर बोलते जाएं, वे सुनते जाएं, लेकिन समय का अभाव है। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में शिवराज सर को भी बोला था कि यदि हम लोग एक्सटेंड करें तो सर आप भी 1-2 दिन दें, शिवराज सर भी 1-2 दिन दें, तो जिससे कि हम और बातें लोग तक पहुंचा पाएं। संभव है कि हम इसे एक्सटेंड करें। तो सर अभी सबके सामने ही आपसे मैं समय मांग ले रहा हूँ कि बाद में कोई दिक्कत ना हो सर। और सवाल बहुत सारे हैं, एक दो सवाल ले रहे हैं, चूंकि एक बचने वाले हैं, लेकिन 1-2 सवाल मैं लेता हूँ। और उस सवाल में पहला सवाल रोहित कुमार जी का है कि यदि किसी व्यक्ति के साथ उसके कार्यस्थल पर उसके साथी कोई षड्यंत्र कर रहा हो या कोई नुकसान पहुंचाता हो तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ये तो समस्या का एक वर्णन है। अगर आपके पास कारण है और साथी को नुकसान पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचाने के जो प्रशासनिक, वैधानिक और जो मनोवैज्ञानिक, जो जितने तरह के संभावित कारण हैं, तो उसको अगर आप सुरक्षित करना चाहते हैं तो उस कारणों को तफसील से विचार करके एक अच्छी स्ट्रेटजी या एक अच्छी रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। उसके अराउंड सोशल एनर्जी मोबिलाइज की जा सकती है और एक मैसेज दिया जा सकता है कि जिस व्यक्ति को आप अकेला समझ करके नुकसान पहुंचा रहे हैं वो वास्तव में अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और लोगों का समूह भी है
और समूह की शक्ति को अगर आप सिंबॉलिकली प्रतीक रूप में भी, और कितनी दफा देखिए ये काम किया जाता है कि जब किसी को विक्टिमाइज किया गया किसी व्यक्ति को, तो उसके खिलाफ पूरा संगठन खड़ा हो जाता है, बशर्ते कि आपके पास कारण होने चाहिए कि जिसको विक्टिमाइज किया जा रहा है उसको गलत विक्टिमाइज किया जा रहा है। और एक सामाजिक जो सोशल, आपने देखा विश्वविद्यालय में हम लोगों ने कई इस तरह के आयोजन किए जिसमें कि पूरा का पूरा शिक्षक समुदाय इतनी बड़ी संख्या में आ गया क्योंकि किसी को विक्टिमाइज किया गया। तो एक गुड कॉज के लिए खड़ा होना, इंस्टीट्यूशनल एनर्जी को मोबिलाइज करना, और जो परपिटरेटर है, जो अत्याचारी है, उसको ये संदेश देना कि जिसको आप अकेला समझ रहे हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं, पर आपकी आंख से जब पर्दा हटेगा तो ये लोग दिखने लगेंगे। जी सर। सर एक और सवाल है मनोरमा समाज का, सर घर का माहौल ठीक न हो, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, कैसे सब ठीक करें? ओहो, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही इसका कोई बहुत ऐसा जिसको कहा जाता है ना कि क्विक फिक्स रेमेडी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उस समय आप किसी एक ऐसे मित्र या एक ऐसे सुबुद्ध पारिवारिक व्यक्ति को आप समझाइए कि अगर आपके पार्टनर या आपके पति या आपकी पत्नी के बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कटुता का एक अच्छा इतिहास दोनों जी रहे हैं, और इतिहास में घटित हुई चीजों को वह उसी में दफन नहीं करके वो उसको भविष्य को खराब करने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि इतिहास में जो कुछ भी घटित हो गया हम सभी जानते हैं कि सिर्फ कुछ सबक सीखे जा सकते हैं, उसको अनडू नहीं किया जा सकता है। तो उस समय मुझे लगता है कि आपको एक तरह के मैरिटल काउंसलर की या फैमिली काउंसलर की आपको जरूरत पड़ेगी, जो अकेले में भी और साथ में भी, परिवार के साथ भी वह परामर्श करके उन सारे परसेप्शन, देखिए परसेप्शन करेक्शन का काम कर देना, या अगर मूल में कोई बहुत जिसको कहते हैं कि कोर में अगर कोई डिफेक्ट है तो उस कोर के डिफेक्ट को भी करेक्ट करना उसको किया जा सकता है। उसके कुछ नियमों का पालन करना होता है कि जब भी आपके साथ होता ये है कि जब ये अंतर व्यक्तिक संबंध होते हैं, उस पर आलोक जी कभी विस्तार से अवसर देंगे तो मैं बताऊंगा कि जो अंतर व्यक्तिक अंतर्द्वंद होते हैं, वो अंतर्द्वंद में दो मूलतः हमारी जो है संकट होते हैं कि या तो काम खराब होता है या रिश्ता खराब होता है, और उसको हम कई तरह से एडजस्ट करते रहते हैं। हम वह रिश्ता जिसकी वजह से हम चल रहे हैं उसमें, उसको ना तो हम छोड़ पाते हैं और ना पकड़ के रखते हैं, तो तरह तरह के रिएक्शन देते हैं। कभी कभी हम बहुत आक्रामक हो जाते हैं शार्क की तरह से, कभी कभी हम बिल्कुल एकदम अपनी खोल में चले जाते हैं कछुए की तरह से, हम उसमें रहते नहीं हैं। ठीक है, तो ये जो रिश्ते और टास्क, ये दो हमारे डायमेंशंस हैं, इन दोनों डायमेंशंस के बीच में हम झूलते रहते हैं, लेकिन जो कुछ भी हमें काम करते हैं उससे समस्या का हल नहीं होता। समस्या का हल होगा उसका सामना करने से, कन्फ्रंट करने से। और कन्फ्रंट करने का एक ही नियम है कि आप दोषारोपण नहीं करेंगे, दोष नहीं देंगे। और अभी एक दो क्वेश्चन और लेने पड़ेंगे क्योंकि सबके पर्सनल और दिल को छूने वाले प्रश्न हैं, तो सर आपसे 5 मिनट का और हम समय लेंगे क्योंकि सवाल सर डॉक्टर रेखा पाहोजा लिख रही हैं, सर हाउ टू कंट्रोल पीपल हु स्पीक्स टू मच ऑल द टाइम, दे प्रेज देमसेल्व्स फॉर नो रीजन एंड एक्सैगरेट द सिचुएशंस, हाउ टू डील विद देम? अरे आलोक जी, सर एक और रिक्वेस्ट है, डॉक्टर अंजू बंसल बार बार प्रश्न लिख रही हैं और कह रही हैं मेरे प्रश्न को जरूर शामिल किया जाए। संबंधित है आलोक जी, तो वो लिख रही हैं कि रोना छोटी छोटी बातों पर बहुत आता है और बहुत कुछ बोल लेने के बाद भी चुप रहने में मुश्किल होती है, तो रोना ना आए इसका कोई उपाय बताएं सर। अच्छा है, ये प्रश्न ये भी और आलोक जी ने पहले पूछा था वो भी कि अगर कोई बहुत ज्यादा बोलता है, मैं दोनों प्रश्नों को लेता हूँ एक साथ। अगर आपके सामने कोई लगातार और बहुत ज्यादा बोल रहा है और वो चुप नहीं होना चाहता है, तो आप सुनते हुए भी नॉन लिसनिंग के मोड में रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कानों का आप प्रयोग कर सकते हैं, एक कान से सुनिए दूसरे कान से निकाल दीजिए, पर ये कला को थोड़ा साधना पड़ता है कि इसको कैसे जो है सिद्ध करते हैं। सुनना, अगर वो लगातार और कंटिन्यूअस बोलता है और उसके बोलने में कोई कोहेरेंस नहीं है या बोल के चीजें सिद्ध करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को मदद की आवश्यकता है, क्योंकि जो बगैर सुने लगातार बोलता रहता है
वह व्यक्ति किसी समस्या का, जिसको हम लोग कहते हैं कि वह समस्या का शिकार है और उसको उसकी मदद की जरूरत है। आप सिर्फ लिसनिंग मोड में आकर के उसको करेक्शन मोड में मत जाइए, पहले तो उसको लिसनिंग मोड में आके एग्जॉस्ट करने की जरूरत है कि अच्छा बोलो तुम्हें कितना बोलना है, ठीक है। या अगर वो आपको लगता है कि नहीं कुछ और ऑडियंस की इसको जरूरत है तो उसको ऑडियंस भी अगर आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर या उसको कंट्रोल करना आप चाहेंगे तो वहां पर एक भयानक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। तो जो लगातार बोल रहा है वो किस वजह से बोल रहा है, किसी पीड़ा की वजह से बोल रहा है, या आपके उसके पास संबंधों का एक अच्छा है, या उसका मूल स्वभाव हो गया है, या कोई कुछ और बताना चाहता है इसलिए वो ढेर सारी चीजें छिपा भी रहा है। बताने में हमेशा प्रकट करना नहीं शामिल होता है, बताने में कभी कभी छिपाना भी शामिल होता है। कुछ बताया इसलिए जाता है कि हम कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं। तो एक अच्छे विश्लेषक की सहायता से, काउंसलर की सहायता से आप उसकी मदद करा सकते हैं और उसका इस काम को कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर बात बात में रोना आता है तो बहुत सारे अनजिए भाव मन के वो आपके अंदर इकट्ठा हो चुके हैं, जो कोई और अगर उसको जीते हुए नजर आ रहा है तो सडनली आपको लगता ही है कि ये कुछ आपके भीतर से रिलीज कर रहा है और वो रिलीज आपको आंसुओं के फॉर्म में दिखाई पड़ती है। तो आप भीतर से कितने भरे हुए हैं, खाली करने की कहाँ पे जगह है। तो भीतर का जो भरा होना है ये बेसिकली बता रहा है कि ये सारे पल, सारे भाव, सारे इमोशंस हम ठीक से जी नहीं पाए हैं अभी, और इनको न जीने की कसक लिए हुए हम चल रहे हैं, और जैसे ही कोई अवसर मिलता है ये फूट पड़ते हैं। तो ये जो अनजिए मोमेंट है जो हमने एक्युमुलेट किया, और ऐसा मत आप सोचिए कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, हम सब लोगों के साथ कभी ना कभी होता है। बहुत सारे लोग टेलीविजन देख करके रोते हैं, सीरियल देख के रोते हैं, फिल्में देख के रोते हैं। ये टीयर जर्कर सीरियल्स जो हैं वो सबके आंख में आंसू आते हैं, क्योंकि आप जो कभी जीना चाहते थे वह काल्पनिक ही सही, प्रतीकात्मक ही सही, कोई और जी रहा है। तो आपको लगता है कि हमारे स्व का विस्तार कुछ मोमेंट के लिए हो गया और हम थोड़े बड़े हो गए, और थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा ज्यादा जी लिए। तो इसीलिए जो है वो कुछ नहीं है। पर अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्टर्बिंग है, इसकी आवृत्ति बहुत ज्यादा है और आपके सामान्य जीवनचर्या में बाधा उत्पन्न कर रही है, तो मैं आपको कहूंगा कि आप जो है किसी काउंसलर से बात कर लीजिए, टेलीफोनिक मदद ले लीजिए। हमारे पास भी डिपार्टमेंट में एक यंग कलीग है, वो काउंसलिंग करती हैं, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, शी विल हेल्प यू। और इसकी कोई कॉस्ट नहीं है, हम लोग अपने कलीग्स को या दोस्तों को जो है मदद करते हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से ये किया जाता है। ये बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग स्टूडेंट्स को करते हैं, पर उसमें अगर कोई कलीग है टीचिंग कम्युनिटी से हैं तो वो कलीग हेल्प करती है। अगर आप चाहते हैं तो हम आप हमसे बात करिएगा तो मैं उसका आपको कांटेक्ट दे दूंगा। सर एक और सवाल है, ये जितेंद्र पाटिल जी बहुत बार पूछ रहे हैं लगातार। सर, मन, मस्तिष्क एवं शरीर के परस्पर संबंध में मन हमेशा आधिकारिक स्वामित्व के रूप में कार्य करता है क्या? मन, मस्तिष्क एवं शरीर के परस्पर संबंध में मन हमेशा आधिकारिक स्वामित्व के रूप में कार्य करता है क्या? संगमनेर से हैं सर जितेंद्र पाटिल जी। हाँ, ये बहुत ही गूढ़ दार्शनिक और अभी कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स में बहुत ही पॉपुलर इशू है कि माइंड, ब्रेन एंड बॉडी के बीच में आपस का क्या संबंध है और कैसे चलते हैं, और इसके बारे में नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन हो रहा है। लेकिन अभी इस प्रश्न का संक्षेप में उत्तर देते हुए हमें कह सकते हैं कि जो हमारा चेतन मन है, मन जिसको हम जानते हैं, जिससे हमारा परिचय है, जिससे हम वाकिफ हैं, वो हमारा चेतन मन है। पर जो अवचेतन और अचेतन मन है, जो एक डार्कर साइड है, वो बहुत बड़ा साइड है हमारा, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं और जिसकी अभिव्यक्ति कभी कभी हमारे कठिन समय के क्षणों में होती है या स्वप्न में उस क्षणों की स्थिति होती है। और इस सारी स्थितियों का शरीर के ऊपर असर पड़ता है, शरीर इनसे प्रभावित होता है, और शरीर की अगर गति कोई खराब होती है, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो मन अच्छा महसूस नहीं करेगा। मन अगर खराब चल रहा है आपका तो शरीर की स्थिति भी नहीं अच्छी महसूस की जाती है, आपको लो एनर्जी का या लो। ऐसा भी नहीं है कि मन आपका बहुत ही खराब बीमार है और शरीर से आप बहुत ही स्वस्थ हैं, ऐसा नहीं होता है।
तो इनके बीच में एक रिश्ता है। मन का आधिपत्य, मन का स्वामित्व, जनरली ये माना जाता है कि यह मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति की, चूंकि इतनी बात, इतनी कल्पना, इतना उपदेश उसमें दिया गया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य कुछ भी कर सकता है अपनी विल पावर से, पर विल पावर की अपनी लिमिटेशंस भी होती हैं। और विल पावर ऐसा कुछ नहीं होता है जिसको कि वो आपके पास कुबेर का खजाना नहीं है आपका विल पावर, कि वो कभी खर्च ही नहीं होगा। विल पावर की भी अपनी लिमिट्स हैं और मन की भी अपनी सीमाएं हैं। तो कभी कभी जो है वो आपका शरीर भी मन के ऊपर आधिपत्य करता है, और शरीर की जो गतियां हैं वह सार्वभौम है। जैसे भूख आपको लग जाए तो मन को कितना समझा लीजिएगा, तो शरीर की गति है ना। यहाँ तो शरीर का ही आधिपत्य है। आपको भयानक नींद आने लगे, मन को कितना समझा लीजिएगा, 1 घंटा 2 घंटा, फिर तो आपको सोना ही है ना, शरीर की गति है। तो ये आधिपत्य का प्रश्न जो है वो एक सामान्य सिद्धांत है, पर अगर आप व्यक्तिगत जीवन और आचरण में जाएंगे या उसके अनुभवों को लेंगे तो आप ये पाएंगे कि यह दोनों के बीच में रिश्ता बदलता रहता है। कभी शरीर का आधिपत्य होता है और कभी मन का आधिपत्य होता है, और इन दोनों के बीच में जब तक संतुलन है अपनी जरूरत के हिसाब से, तो वो इस संतुलन का स्थापित करना है, मुझको लगता है स्वास्थ्य का एक लक्षण है, उसमें हम स्वस्थ रहते हैं। सर एक अंतिम सवाल और जी सर, सब कुछ होते हुए भी मन खुश क्यों नहीं रहता? मैं अपने मन को कंट्रोल कैसे करूं? चाहती तो हूं सब कुछ करना, पर कुछ कर नहीं पाती। ये मुझे लगता है ये बहुत लोगों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, जहां अपने आप से जो उम्मीदें हैं, प्रत्याशाएं हैं, वो प्रत्याशाएं एक स्वप्न की तरह से हमने सजा रखे हैं, और ये सारे स्वप्न हमें चलाते रहते हैं या हमको प्रेरित करते रहते हैं कि उनकी तरफ चलना चाहिए, पर जो हमारी अपनी रियलिटी है वो रियलिटी इन सपनों को पूरा नहीं होने देती है। तो सबसे पहले जरूरत होती है अपने गोल को फिर से रीडिफाइन करने के लिए। आपका मन सब कुछ क्यों करना चाहता है? तो हमें कहते हैं कि पहले छोटे छोटे माइलस्टोन बनाइए ना। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं 25 तरह का व्यंजन बना के खिला देंगे? पहले आप 3 तरह का व्यंजन बना के खिलाइए, फिर 25 तरह का बनाइएगा। 3 तरह का व्यंजन बनाने के लिए जो आवश्यक खाद्य सामग्री है उसको इकट्ठा करिए, अपना हाथ साफ करिए। तो अगर आप अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं जो वास्तविकता के क्षितिज के परे हैं, तो वो गोल अपने आप में आपको जो है थका देंगे। लक्ष्य इतना ऊंचा रख देंगे तो अपने आप को थका देंगे। तो इसीलिए हमें कहते हैं कि अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते रहिए। अच्छा चलो आज ये काम अच्छा हो गया, अब आज अपने आप को अच्छा ट्रीट कर लेते हैं, एक अच्छी चीज खा कर लेते हैं। आज ये काम अच्छा हो गया, हम तो ये सोचे कि चलो आज ये काम अच्छा हो गया तो एक बढ़िया कॉफी एक्सप्रेसो बना के पी लेते हैं। तो उनका ये क्या तरीका है सेलिब्रेट करने का? हमने कहा ये अपने मन के भाव की, अपने उपलब्धि के भाव का सम्मान कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। तो आप अगर सब कुछ करना चाहती हैं तो सबसे पहले पूछिए कि सब कुछ करना चाहने के पीछे किसको सिद्ध करना चाहती है कि आप श्रेष्ठ हैं? अपने आप को सिद्ध करना चाहती हैं, दूसरों को बताना चाहती हैं आप श्रेष्ठ हैं ही हैं। अगर आप ये हाई स्टैंडर्ड ना भी सेट करें तो आप श्रेष्ठ हैं। यू आर केयर्ड, यू आर लव्ड, यू आर वांटेड एंड यू आर डिजायर्ड, फर्स्ट बाय योर ओन सेल्फ एंड देन बाय द अदर्स। और दूसरों को अगर लगता है कि इतना करने से दूसरे खुश हो जाएंगे, बिलीव मी आप एक बहुत बड़े उसमें जा रहे हैं, सर्कस में, जिसमें कि अंतहीन परफॉर्मेंसेस के सिलसिले आपके ऊपर लाद दिए जाएंगे और आप कभी उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो खुद को ज्यादातर तो हम खुद ही को सिद्ध करने के पीछे जो है लगे रहते हैं, लेकिन आवश्यकता ये है कि हम छोटे गोल सेट करें, उसको अचीव कर लें, सेलिब्रेट करें, उसका मजा लें, उसके बारे में बताएं, फिर बड़े गोल सेट करें और फिर उससे बड़े गोल सेट करें। ये नहीं कि नहीं सीधे हमको चांद पर पहुंचना है, पहले धरती के वायुमंडल का तो हम चक्कर लगा लें, फिर चांद पर जाने की सोचेंगे। सर अंतिम सवाल, इसके बाद मैं सवाल नहीं पूछूंगा, अंतिम सवाल है सर, जो कि डॉक्टर ऋचा नांगला हैं। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर फैमिली में 6 लोग हैं, उनमें से 4 लोग मेंटली डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को कैसे मैनेज करना चाहिए?
वाह, मुझे लगता है कि इस समय तत्काल मदद की आवश्यकता होगी आपको। आप हेल्प लेने में संकोच ना करें, और चूंकि वो लोग जो मेंटल डिस्टर्ब या मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं, एक तो ये शब्द आप क्यों प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में आपके पास इसका अधिकार है कि नहीं है, या ये आपकी शिकायत है उनसे, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग सोच समझ के किसी के लिए किया जाता है। पर अगर ऐसा है तो आप उन लोगों को मदद लेने के लिए, आप जैसे किसी बीमार आदमी के प्रति बहुत हिकारत का भाव नहीं रखना चाहिए। तो मान लीजिए कि इन लोगों का मन बीमार है और इनको मदद की आवश्यकता है, वो आपकी निंदा या आपके हिकारत के पात्र नहीं हैं, बल्कि वो आपकी सहायता के पात्र हैं, आपकी समझदारी के पात्र हैं। और आप पहले खुद को कन्विंस करिए कि इनको एक बाहरी हेल्प की जरूरत है। ऐसे मैंने बहुत सारे परिवारों में हेल्प की है और उनको कहा है कि भाई आप मनोचिकित्सक की सलाह लीजिए, आप कुछ दवा खाइए। और वो लोग इस बात का थोड़ा सा एहसान मुझे भी देते हैं कि आपने सिर्फ वो राह दिखा दी, जिस राह पर जाने के बाद उनको मदद मिले। तो आप उनको वो राह दिखाइए कि जैसे शरीर बीमार होता है वैसे मन भी बीमार होता है। मन की बीमारी में हम व्यक्ति को ही दोषी क्यों मानते हैं भाई? बीमारी भी तो दोषी हो सकती है। तो आप उसको मदद लेने के लिए बातें करें, हमें लगता है कि समस्या का हल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक पार्टिसिपेंट की ही बात से मैं धन्यवाद कर रहा हूं सर। उन्होंने लिखा है, सर अभिभूत हूं, सुनकर महसूस हो रहा है कि हम सबको इसकी जरूरत थी। आपकी अभिव्यक्ति और ज्ञान के लिए कबीर की पंक्ति, मौजू हूं चढ़िए हाथी, ज्ञान का सहज दुलीचा डाल। राजहंस कुमार जी ने लिखा है सर। और राजहंस कुमार की पंक्तियों के साथ ही कि सर आपने जिस तरह से आपने अपनी बात रखी, सभी अभिभूत हैं और आपकी ज्ञान की अभिव्यक्ति को लगातार सुनना चाहते हैं। और हम भी सर निरंतर, एक व्यक्ति ने तो ऐसा लिखा है सर कि आप पर डे आए, हम केवल और केवल आपको सुनना चाहते हैं। सर आपका अंदाज है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हम थैंक यू आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु जी आपको भी सर बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। अच्छा बहुत बहुत संचालन धन्यवाद करते सर। हैं, सुंदर नमस्कार। कार्यक्रम आपने किया। और कॉलेज का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मधु मैम बोलना है? हाँ नहीं, सर ने बहुत सारी बातें बता दी। सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और सर से हम मिलते रहेंगे। थैंक यू मधु, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो फिर हम अब 3 बजे मिलेंगे, और सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि हम 3 बजे फिर अपने अगले सेशन में मिलेंगे। और शिवराज सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराज सर भी जुड़े हुए हैं अभी तक। तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद कि आपने व्यस्तम समय में से अपना समय निकाला और आप हमें सुन रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम को ये बहुत ही सुखद अनुभूति हुई मुझे सुनकर कि आप निरंतर सुन रहे हैं, और आपके विचार भी हमें बहुत, हम सबको प्रभावित किया। हम आपसे फिर सुनने की आस लगाए रखेंगे। तो हम सब फिर मिलते हैं 3 बजे। डॉक्टर पुनीत बिसारिया जी हैं, जो झांसी यूनिवर्सिटी में हेड हैं, जो वैश्विक परिदृश्य में मीडिया पर हमसे बातचीत करेंगे। तो हम फिर 3 बजे मिलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आलोक जी, सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। धन्यवाद।